बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आप सुन रहे हैं यलगार, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अनीब सलीमी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। गॉर्डन ने साइड टेबल पर रखे हुए रेडियम डायल वाले टाइम पीस की तरफ देखा। 2:10 हुए थे। उसने टटोल कर टेलीफोन का रिसीवर उठाना चाहा तो मेज पर रखा हुआ ऐश ट्रे उसके हाथ से टकराकर नीचे गिर गया। बिलाखिर उसका हाथ फोन तक पहुंच गया। हेलो, वो रिसीवर कान से लगाते हुए नागवार से लहजे में बोला। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसने रिसीवर दाएं हाथ में पकड़ा और बायां हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप का स्विच ऑन कर दिया। गॉर्डन के चेहरे पर उलझन के असरात थे। मैरीन बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। दफ्तन गॉर्डन की आंखों में चमक सी उभर आई। ओह एल्फ्रेड, वो पुरजोश लहजे में बोला। नहीं, मैं जाग रहा था, तुम्हारी कॉल से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैरीन अब भी गौर से उसकी तरफ देख रही थी। वो गॉर्डन के तमाम दोस्तों को तो नहीं जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे यकीन सा हो गया था कि यह फ़ोन कॉल एल्फ्रेड मिलर के अलावा और किसी की नहीं हो सकती थी। अपने जानने वालों को इस तरह बेवक्त वही फ़ोन किया करता था। वो कई मर्तबा पैट्रिक को भी इसी तरह आधी रात को फ़ोन करके हंगामी मीटिंग्स में बुलाता रहता था। दूसरी तरफ से गालिबन कुछ पूछा गया था, जिसके रद्द अमल के तौर पर गॉर्डन ने गर्दन घुमाकर मैरीन की तरफ देखा। वो एक लम्हे को हिचकचाया और फिर माउथ पीस में बोला, हाँ मैं अकेला ही हूं। वो दूसरी तरफ की आवाज़ सुनने के साथ सर भी हिलाता जा रहा था। क्यों नहीं अल्फ्रेड, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। हाँ क्यों नहीं, समझ गया। कल सुबह गैर दे लेओं के कैफ़े में। हाँ मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, क्या पैट्रिक भी वहां होगा? दूसरी तरफ से गालबन कुछ कहा गया था। वो माजरत आमेज लहजे में बोला, सॉरी अल्फ्रेड, तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। शब बखैर। गॉर्डन ने रिसीवर रख दिया। वो अपने आप में एक अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा था। ये मेरी जिंदगी की अहम तरीन रात है, वो मैरीन की तरफ देखते हुए बोला। पहले तुम्हारे साथ खूबसूरत शाम और अब ये फ़ोन कॉल। बिलाखिर उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो दोबारा बोला, अब मेरे ख्वाब हकीकत का रूप धार रहे हैं। मैरीन सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसने कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अल्फ्रेड की फ़ोन कॉल से वो सब कुछ समझ गई थी। गलेली के पहाड़ी इलाके में वो कार सुस्त रफ्तारी से लेबनानी सरहद की तरफ बढ़ रही थी। मूसलाधार बारिश की वजह से तेज रफ्तारी मुमकिन नहीं थी और ड्राइवर भी किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कार की पिछली सीट पर बैठे हुए एम्विस ने आगे झुककर मिलान के कंधे पर हाथ रख दिया, जो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। यह बारिश हमारे लिए अच्छी भी साबित हो सकती है और बदकिस्मती की अलामत भी, वो मिलान को मुखातिब करते हुए गोया हुआ। बुरी इस तरह के हमारे आदमियों को कीचड़ में रास्ता तय करने और लेबनानी रिवर अबूर करने में खासी दुश्वारी पेश आएगी, और अच्छी इसलिए कि वो किसी की नज़रों में नहीं आ सकेंगे। ऐसे बदतरीन मौसम में अल जिहाद के गुरीले अपनी बैरकों से बाहर झांकना भी पसंद नहीं करेंगे। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मैं इस मफरूज़े को मिशन की बुनियाद नहीं बना सकता। मेलान ने विंडस्क्रीन से बाहर देखते हुए जवाब दिया। इस वक्त वो मैतूला नामी सरहदी गांव में दाखिल हो चुके थे। सड़क के दोनों तरफ ढिलवान छतों वाले मकान तारीकी में डूबे हुए थे। सड़क के बाएं किनारे ऑरेंज और नीले रंग की टूरिस्ट बसों की एक लंबी कतार खड़ी थी। उनकी कार एक कंपाउंड के गेट के सामने रुक गई। उसी लम्हे बरसाती में लिपटा हुआ एक इंसानी साया तारीकी से निकलकर कार के करीब आ गया। उसने टॉर्च की तेज रोशनी में मिलान और एम्विस के चेहरों का जायजा लिया और एक कदम पीछे हटते हुए ड्राइवर को आगे जाने का इशारा कर दिया। कार कंपाउंड में दाखिल होकर गोदाम नुमा एक शेड के सामने रुक गई, जहां पहले ही 2 फौजी बसें, एक जीप और एक हुड वाली पिकअप खड़ी थी, जिसकी छत पर वायरलेस के 2-3 एंटेनाज लगे हुए थे। शेड के दरवाजे के नीचे रोशनी की एक बारीक सी लकीर के अलावा हर तरफ तारीकी थी। सबसे पहले मिलान कार से उतरकर शेड के दरवाजे में दाखिल हुआ था। उसने भेड़ की खाल का लंबा कोट और ऊनी टोपी पहन रखी थी। ये कोट और टोपी उस वक्त की यादगार थी जब वो शाह ईरान के जवाल से चंद रोज पहले एक खुफिया मिशन पर ईरान और रूस की सरहद पर गया था। उसके फौरन बाद एम्विस भी गोदाम में दाखिल हो गया था। उसके जिस्म पर हल्का सा रेन कोट था और वो सर्दी से बाकायदा कपकपा रहा था। ड्राइवर डैनी कार ही में रुक गया था। अलबत्ता वो स्टीयरिंग से हटकर पिछली सीट पर आ गया था और ओवरकोट अच्छी तरह जिस्म पर लपेटने के बाद सीट पर लेट गया था।
शेड के दरवाजे में दाखिल होते ही मेलान मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। गोदाम में लातादाद फौजी भरे हुए थे। वो मुकम्मल यूनिफॉर्म में थे। उनमें से बेशतर फर्श पर लेटे हुए थे और उनके हथियार भी करीब ही रखे हुए थे। उन फौजियों में कुछ सो रहे थे और कुछ सिगरेट के कश लगाते हुए सरगोशियों में बातें कर रहे थे। इस तरफ आइए सर। दरवाजे के करीब ही खड़े हुए एक नौजवान लेफ्टिनेंट ने एक इशारा किया। मेलान और एमविस उसकी रहनुमाई में चलते हुए गोदाम के पिछले हिस्से में आ गए, जहां तरपाल की पार्टीशन के पीछे एक मुख्तसर सा लेकिन मुकम्मल जंगी ऑपरेशन रूम मौजूद था। दीवार पर जनूबी लेबनान का एक बहुत बड़ा नक्शा आवेजा था, जिस पर प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई थी और एक मेजर ग्रे पेंसिल से उस पर निशानात लगा रहा था। एक फोल्डिंग मेज पर मुतअद्दिद वायरलेस सेट्स रखे हुए थे और एक नौजवान फौजी ऑपरेटर फोन के रिसीवर पर हल्की आवाज में कुछ बोल रहा था। मेलान ने टोपी उतारकर हाथ में पकड़ ली और उन फौजी अफसरों के करीब पहुंच गया जो नक्शे के सामने खड़े थे। उनमें से हर एक के हाथ में कॉफी का मग नजर आ रहा था। उन फौजी अफसरों में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तराख भी शामिल था, जिसने सबसे पहले मुस्कुराते हुए मेलान से हाथ मिलाया। मेलान की तरह वो भी छोटे कद का मालिक था। उसके हाथ खुरदरे और गिरफ्त खासी सख्त थी। बुनियादी तौर पर वो एक किसान था और वीकेंड पर अब भी तिलोसाम में अपने फार्म पर खेती बाड़ी किया करता था। फौज में शामिल होने के बाद वो बड़ी तेजी से तरक्की करते हुए चीफ ऑफ आर्मी के ओहदे पर पहुंच गया था। उसे मशरिक वुस्ता की जंग का माहिर समझा जाता था। लंबे कद और चौड़े शानों वाले चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल ग्रास ने भी गर्मजोशी से मेलान का इस्तकबाल किया था। मेलान से हाथ मिलाने के बाद वो एक खूबसूरत लड़की की तरफ मुड़ा, जिसने लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन रखी थी। मार्था, मेहमान सर्दी से ठुठर रहे हैं, उन्हें गरम गरम कॉफी पिलाओ। ढीली ढाली वर्दी में मलबूस तीसरा फौजी ऑफिसर बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। वो दुबला पतला कमजोर सा आदमी था। आंखों पर मोटे अदसों वाली ऐनक थी। उसे देखकर हैरत होती थी कि ये शख्स जनरल के ओहदे तक किस तरह पहुंचा होगा, लेकिन मेलान अच्छी तरह जानता था कि आर्मी इंटेलिजेंस अमान का ये सरबराह जनरल ग्रांट लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक था। आर्मी इंटेलिजेंस और मोसाद की पॉलिसियों में तजादात होने के बावजूद ये दोनों गहरे दोस्त थे और कई मौके पर मिलकर काम कर चुके थे। तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो मेलान, जनरल ग्रांट पुरसुकून लहजे में बोला। हमारी बस 5 मिनट में अपने मिशन पर रवाना होने ही वाली है। मैंने अच्छी तरह ब्रीफिंग कर दी है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी लेविन से बात कर लो। वो इस मिशन का इंचार्ज है और उसे मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। असल बात लेविन के अलावा किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए, मेलान ने कहा। बिल्कुल, इसलिए मैंने अब तक इस मामले में लब कुशाई नहीं की, जनरल ग्रांट ने बड़े सर्द लहजे में जवाब दिया। उसी वक्त मार्था कॉफी ले आई। मेलान के हाथ में मग थमाकर वो हेफनर की तरफ देखने लगी। हेफनर भी उसकी तरफ देखकर खफीफ से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। वो दोनों वहां से हट गए। जनरल ग्रांट ने कर्नल की वर्दी में मलबूस एक तवील कामत आदमी को इशारा किया और वो दीवार पर आवेजा नक्शे के करीब आ गए। उन 2-3 सीनियर फौजी अफसरों के अलावा उनके करीब और कोई नहीं था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें खुफिया तौर पर यह इतला मिली थी कि अल जिहाद वाले सलामा के कत्ल का बदला लेने के लिए कोई मंसूबा बना रहे हैं। मेलान ने सरगोशियाना लहजे में कहना शुरू किया। लेकिन हमें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि उनका मंसूबा क्या होगा, लेकिन इतना हमें अंदाजा है कि वो बहुत खतरनाक और ऊंचे पैमाने पर कोई कार्रवाई करने वाले हैं। लेविन और एडम ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। मेलान ने उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बात जारी रखी। लेकिन हमें हर कीमत पर उनका ये मंसूबा नाकाम बनाना है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस ऑपरेशन का इंचार्ज एल्फ्रेड मिलर नामी एक यूरोपियन नौजवान है और गालिबन वो जर्मन है। उसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि सलामा की तदफीन के मौके पर उसने जरकावी से तन्हाई में एक तवील मुलाकात की थी। उनकी उस मुलाकात के फौरन ही बाद जरकावी ने अपने चीफ ऑफ ऑपरेशंस अबू अयाज को अपने दफ्तर में तलब कर लिया था। हमारी इतला के मुताबिक जरकावी से मुलाकात के बाद अबू अयाज ने अपनी उस रोज़ की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी थीं। हालांकि उस रोज़ वो हाल ही में रूस से मिलने वाली 105 mm फील्ड गन की आजमाइश का मुजाहिरा देखने वाला था। इसके बरक्स वो फौरन ही तायर के जुनूब में सैयदा के तरबियती कैंप की तरफ चला गया था। सैयदा वो कैंप जहां रजाकारों को तखरीबकारी की तरबियत दी जाती है, जनरल ग्रांट ने वजाहत की, जबकि जनरल आइटन सीने पर दोनों हाथ बांधे खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था। ग्रास ने जेब से एक सिगार निकालकर होंठों में दबा लिया। हमें सैयदा में अबू अयाज की सरगर्मियों का इल्म नहीं हो सका,
لیکن اندازہ ہے کہ اس نے وہاں یورپین رضاکاروں سے ملاقات کی ہوگی، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق سیدہ کیمپ میں الجہاد کا کوئی یونٹ نہیں ہے، وہاں صرف یورپین رضاکار ہیں۔ میلان نے کہا، لیکن میرے خیال میں وہاں الجہاد کے اعلیٰ تربیت یافتہ گریلوں کی ایک پوری بٹالین موجود ہے۔ لیون نے مداخلت کی، لیکن وہ صرف رضاکاروں کو تربیت اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے۔ میلان بولا، تمہارے خیال میں وہاں غیر ملکی رضاکاروں کی تعداد کیا ہوگی؟ جنرل گراس نے سگار کا سرا چباتے ہوئے پوچھا۔ 20 اور 30 کے درمیان، میلان نے جواب دیا۔ ان میں چند جرمن، ڈچ، آئرش اور اطالوی مردوں کے علاوہ 4 سویڈش لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ میں نے سنا تھا اس کیمپ میں کچھ جاپانی بھی موجود ہیں، جنرل گرانٹ بولا۔ ان میں جاپانی ریڈ آرمی کے ممبر بھی شامل ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ زرقاوی اس منصوبے میں غیر ملکی رضاکاروں کو ہی استعمال کرے گا۔ وہ لیون کی طرف مڑ گیا۔ اس لیے ہم نے یہ مشن تمہیں سونپا ہے۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ سیدہ کیمپ میں موجود تمام غیر ملکی رضاکاروں کو پکڑ کر لایا جائے۔ ان کے علاوہ وہاں کچھ دستاویزات بھی مل سکتی ہیں۔ انہیں نئے غیر ملکی رضاکاروں کو جمع کرنے اور انہیں ٹریننگ دینے میں اچھا خاصا وقت درکار ہوگا۔ اس دوران ہم ان کے منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر زرقاوی کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم اس منصوبے سے کسی حد تک واقف ہو چکے ہیں تو کیا تمہارے خیال میں وہ اس پروجیکٹ کو منسوخ کر دے گا؟ جنرل گراس نے پوچھا۔ ہاں، اس امکان کو ابھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، میلان نے کہا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ، کرنل لیون نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہم ان غیر ملکی رضاکاروں کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لیں؟ یہ آپریشن خاصا پیچیدہ ہے اور اس میں ہمارے کچھ آدمی بھی مارے جا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کیوں نہ کیمپ پر بمباری کر کے ان سب کو وہیں ختم کر دیا جائے۔ 25-30 قیدیوں کو ہانک کر لانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں تو یہ منصوبہ ہی احمقانہ ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، یہ غیر ملکی رضاکار ہمارے لیے الجہاد کے چھاپا ماروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ انہیں وہیں ختم کر دیا جانا بہتر ہوگا، بشرطیہ کہ حالات مختلف ہوتے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میلان بولا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ 1-2 کو پکڑ کر باقی سب کو وہیں ختم کر دیا جائے؟ تمہاری باتوں سے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم اس قسم کے انڈر کور کاموں کی اہمیت سے بھی واقف نہیں ہو۔ میلان نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہر آپریشن میں ہر قسم کا رول الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر شخص صرف اپنے ہی کام کے بارے میں جانتا ہے۔ کسی ایک شخص سے پورے مشن کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں تمہارے کام کے بارے میں ہدایات دی جا چکی ہیں، تمہیں ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ کرنل لیون کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے سکتا، جنرل آئٹن بول اٹھا۔ اس کا لہجہ بہت دھیما اور متاثر کن تھا۔ لیون، تم جانتے ہو کہ قیدیوں کو پیدل ہانکتے ہوئے نہیں لایا جائے گا۔ تم لوگوں کی واپسی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہوگی۔ وہ میلان کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا تو خیال تھا کہ دونوں طرف کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جاتے، لیکن تم بضد ہو کہ کیمپ پر اچانک ہی حملہ آور ہوا جائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ معاملہ انتہائی رازداری میں رہے، اس لیے ہم اپنے آدمیوں کو ٹورسٹ بسوں کے ذریعے یہاں تک لائے ہیں اور آگے کا راستہ پیدل ہی طے ہوگا۔ ہم نے ان کے ریڈیو پیغامات بھی چیک کیے ہیں، انہیں ابھی تک اس کارروائی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکا۔ پھر بھی کیمپ کی طرف سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے ہم نے گن بوٹس اور نیوی کے کمانڈوز کے ذریعے طائرہ اور رابعہ کے ساحلی کیمپوں پر حملے کے پروگرام بنائے ہیں۔ یہ کارروائی 1 گھنٹے بعد شروع ہو جائے گی۔ وہ کرنل لیون کی طرف مڑ گیا۔ لیون، تم میلان کو بتاؤ کہ اپنی منزل تک کس طرح پہنچو گے۔ کرنل لیون کا چہرہ برہمی کے باعث ابھی بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے میجر کے ہاتھ سے چھڑی لے لی۔ ہم اس وقت یہاں ہیں، وہ چھڑی کی نوک سے نقشے پر ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہم عیسائی آبادی کے اوپر سے ہوتے ہوئے اس راستے پر آگے بڑھیں گے۔ چھڑی کی نوک شمال مغرب کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے تیر کے سرخ نشان پر پھسلنے لگی۔ یہ ہمارے لیے آسان ترین راستہ ہے۔ عیسائی آبادی کو ہمارے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے اور وہ لوگ ہمارے راستے میں کوئی دشواری پیدا نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد چھڑی کی نوک ایک پرپیچ پہاڑی راستے کی نشاندہی کرنے لگی۔ ہمیں وہ پٹی عبور کرنا ہوگی جو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہم اس مقام سے گزریں گے جہاں آئرش اور پولینڈ کے دستے متعین ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ وہ جنگ سے پہلے ہی خوف زدہ ہیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی لڑائی سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس جگہ سے ہم دریائے لبنان عبور کریں گے۔ چھڑی کی نوک نقشے پر نیلے رنگ کی ایک باریک سی لکیر پر رک گئی۔ اسی لمحے بادلوں کی گرج اور بجلی کے کڑاکے کی آواز سنائی دی اور بارش میں اور تیزی آ گئی۔ گودام کی ٹین کی چھت پر بارش کی آواز یوں سنائی دے رہی تھی جیسے پتھر برس رہے ہوں۔ دریا عبور کرنے کے بعد
कर्नल लेविन ने बारी बारी उनके चेहरों का जायजा लेते हुए बात जारी रखी। कैंप तक पहुंचने के लिए हमें 4 मील का फासला तय करना होगा। यह हमारे मिशन का कठिन तरीन मरहला होगा क्योंकि यह इलाका अमली तौर पर अल जिहाद के ज़ेर नगी है। सिविल आबादी कई माह पहले महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। उसने खामोश होकर कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी, फिर बात जारी रखी। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में इस जगह पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब है कि पू फटने से तकरीबन 15 मिनट पहले हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। छड़ी नक्शे पर पीतल से बने हुए एक सुर्ख मुसल्लस पर रुक गई। ये सैयदा है। हम 2 एडवांस पार्टियां रवाना कर चुके हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर घात लगाए बैठी होंगी। हम कैंप पर शुमाल और मगरिब की तरफ से बैक वक्त हमला करेंगे। छड़ी की नोक ने 2 मुख्तलिफ मकामात की निशानदही की। हमने इस ऑपरेशन की तकमील के लिए 17 मिनट का वक्त रखा है। मेरे आदमी कल सुबह से इस कार्रवाई की रिहर्सल करते रहे हैं। ठीक 17 मिनट बाद ये कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी और उस लम्हे हेलीकॉप्टर कैंप के मैदान में लैंड करेंगे। शुक्रिया। कर्नल लेविन के खामोश होने पर मेलान ने लब कुशाई की। उसने कर्नल की तारीफ करना ज़रूरी नहीं समझा था। वैसे वो अच्छी तरह जानता था कि कर्नल लेविन इसराइली छापामार दस्तों में बेहतरीन फाइटर समझा जाता है। उसे ना सिर्फ अपने आप पर बल्कि अपने आदमियों पर भी मुकम्मल एतमाद था, जिसकी वजह से वो अपने मकसद में हमेशा कामयाब रहा था। जनरल आइटन ने घड़ी की तरफ देखा। 2:30 हो चुके थे। मेरा ख्याल है तुम लोगों को रवाना हो जाना चाहिए। उसने कर्नल लेविन को इशारा किया। कर्नल लेविन ने तरपाल का पर्दा हटाकर ताली बजाते हुए अपने आदमियों को तैयार होने का इशारा किया। तमाम फौजी फौरन ही तैयार हो गए। सुर्ख बालों वाले एक देवकामत फौजी ने भारी मशीन गन अपनी पुश्त पर लाद ली। 2 डॉक्टर भी फोल्डिंग स्ट्रेचर संभाले तैयार हो चुके थे और फिर 2 मिनट के अंदर अंदर गोदाम नुमा वो शेड खाली हो गया। क्या तुम वापस जाओगे मेलान? जनरल आइटन ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं यहीं रुककर इनकी वापसी का इंतजार करूंगा, मेलान ने जवाब दिया। उसकी नज़रें अब भी नक्शे पर जमी हुई थीं। मेलान के लिए वहीं फोल्डिंग बेड डाल दिया गया। वो बेड पर लेटा यही सोचता रहा कि मिलर ने सलामा के कत्ल का बदला लेने के लिए क्या मंसूबा बनाया होगा, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। यही सब कुछ सोचते हुए उसकी आंख लग गई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी देर सोया होगा। फिर जनरल ग्रास के झंझोड़ने पर उसकी आंख खुल गई। मेलान उठो, वो लोग वापस आ रहे हैं। मेलान जल्दी से उठकर ओवरकोट पहनने लगा और फिर वायरलेस सेट के सामने बैठे हुए नौजवान ऑपरेटर की तरफ देखते हुए जनरल ग्रास के साथ दरवाजे से बाहर निकल आया। उसने देखा कि हेफनर और मार्था पहले ही वहां मौजूद थे। बारिश से बचने के लिए वो इमारत के आगे को निकले हुए टीन के साइबान के नीचे खड़े थे। बारिश हल्की हो चुकी थी और उफक पर सुरमई सा उजाला नमूदार हो रहा था। कंपाउंड के वस्त में 2 फौजी हेलीकॉप्टरों को सिग्नल देने के लिए फ्लेयर रोशन कर रहे थे। चंद सेकंड बाद ही तारीक पहाड़ियों के अकब में से एक हेलीकॉप्टर नमूदार हुआ जो कुछ देर बाद कंपाउंड में लैंड कर गया। सबसे पहले कर्नल लेविन हेलीकॉप्टर से उतरा था। उसके हाथ में कोई पैकेट था जिसे गालिबन बड़ी इजलत में कागज में लपेटा गया था। उसने हेलीकॉप्टर के दरवाजे की तरफ मुंह करके अपने आदमियों से कुछ कहा, फिर तेज तेज कदम उठाते हुए मेलान और जनरल ग्रास की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर अब भी बरहमी के तासुरात मौजूद थे और वो नागवार सी निगाहों से मेलान की तरफ देख रहा था। ये लो, वो पैकेट मेलान की तरफ बढ़ाते हुए तंजिया लहजे में बोला। सैयदा के गैर मुल्की रजाकार 24 घंटे पहले ही कैंप खाली करके कहीं और जा चुके थे। इन कागजों के सिवा हमें वहां से कुछ नहीं मिला, लेकिन अल जिहाद के छापा मारों की बटालियन हमारे इस्तकबाल को वहां मौजूद थी। कर्नल लेविन के लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। उसने मुड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ देखा। फौजी 2 स्ट्रेचर नीचे उतार रहे थे। दोनों स्ट्रेचर कंबलों से ढके हुए थे। तुम्हारे रद्दी कागजों के इस पलंदे के लिए हमें 2 आदमियों की कुर्बानी देनी पड़ी है। अगर हेलीकॉप्टर वक्त पर वहां ना पहुंचते तो शायद हम में से कोई भी तुम्हें अपनी दास्तान सुनाने के लिए यहां ना आ सकता। लानत है ऐसी मंसूबाबंदी पर। कर्नल लेविन एक पत्थर को ठोकर मारते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ चल दिया। गॉर्डन मैरीन को बिस्तर पर सोता छोड़कर फ्लैट से निकल गया था। अभी सुबह का उजाला पूरी तरह नहीं फैला था। पेरिस की फजा धुंध में लिपटी हुई थी। गॉर्डन हमेशा ऐसे मौसम में शहर की सुनसान सड़कों पर सैर से लुत्फानंदोज हुआ करता था, लेकिन आज वो सैर के लिए नहीं निकला था। अपनी रैनों में बैठते हुए वो मैरीन के बारे में सोचता रहा। यह हकीकत थी कि वो मैरीन को दिल की गहराइयों से चाहता था। उसे अच्छी तरह याद था कि 6 माह पहले जब मैरीन से उसकी पहली मुलाकात हुई थी तो पहली ही नज़र में वो उसके हुस्न का गिरवीदा हो गया था। यह इंकशाफ तकरीबन 2 हफ्ते बाद हुआ था कि मैरीन
पैट्रिक की सौतेली बहन थी। बेतरतीब लिबास, आंखों पर मोटे अदसों का चश्मा और बेतरतीब दाढ़ी, ये था पैट्रिक का हुलिया, जिससे गॉर्डन की मुलाकात मैरीन की मुलाकात से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हुई थी। पैट्रिक IRA का सरगर्म रुकन था, लेकिन बेलफास्ट में बरतानवी फौज से खून रेज झड़प के बाद उसे आयरलैंड से फरार होकर पेरिस आना पड़ा था और यहाँ भी उसने अपनी सरगर्मियां जारी रखी थीं। गॉर्डन भी उनके गिरोह में शामिल होना चाहता था, लेकिन पैट्रिक इस मामले में उसे शुरू ही से नज़रअंदाज करता आ रहा था। लेकिन गुज़श्ता रात एल्फ्रेड की फ़ोन कॉल ने उसका यह मसला भी हल कर दिया था। सुनसान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए वो सोच रहा था कि एल्फ्रेड यकीनन उससे कोई अहम काम लेने वाला है। काहतिलेओं के ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन के गेट पर बेपनाह हुजूम था। शहर अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहा था। नवाही इलाकों की लोकल ट्रेनों के अलावा मार्सेल और रिवियरा की एक्सप्रेस ट्रेनें भी आ चुकी थीं और तमाम मुसाफिर बैक वक्त गेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। बाज़ मुसाफिर सड़क पर आने से पहले एक कप कॉफ़ी पीने के लिए स्टेशन के कैफ़े का रुख कर रहे थे। गॉर्डन शीशे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कैफ़े में दाखिल हुआ, उसकी नज़रें दरवाजे के करीब ही मेज़ पर बैठी हुई एक तन्हा लड़की की तरफ उठ गईं। मेज़ के करीब ही एक पुराना सा सूटकेस भी पड़ा हुआ था, जिसे बंद रखने के लिए चमड़े का बेल्ट लिपटा हुआ था। लड़की के चेहरे पर परेशानी और घबराहट के तासुरात नुमायां थे और वो उंगलियों से मेज़ पर रखे हुए कॉफ़ी के खाली कप से खेल रही थी। उस अमल में गालिबन उसके इरादे का कोई दखल नहीं था। वो खासी हसीन थी, लेकिन उसके जिस्म पर निहायत सस्ता और पुराने फैशन का लिबास था। गॉर्डन को अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कोई देहाती लड़की थी जो गालिबन घर से भाग कर आई थी, लेकिन शहर में कदम रखने से पहले वो यहाँ की सूरत हाल देख कर बदहवास हो गई और शायद ये सोच रही थी कि यहाँ उस जैसी सीधी सादी और गवार लड़की के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। लंबे कद और गहरी रंगत का एक आदमी जो दूर खड़ा गहरी नज़रों से लड़की की तरफ देख रहा था, नपे तुले कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया। उस आदमी की उम्र 30-32 के लगभग लग रही थी। उसने एक बार फिर टटोलती हुई सी नज़रों से लड़की की तरफ देखा और उस मेज़ पर बैठने की इजाज़त तलब की। लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। उस आदमी ने मुस्कुरा कर लड़की की तरफ देखा, फिर जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने एक सिगरेट खींचकर होंठों में दबा लिया। आदमी ने फौरन ही लाइटर जलाकर आगे बढ़ा दिया। गॉर्डन इस किस्म के आदमियों को अच्छी तरह जानता था। वो उससे मीठी मीठी बातें करके उससे हमदर्दी जताते हुए उसे रिहाइश के लिए जगह की पेशकश के साथ मुलाजमत दिलाने का वादा करेगा। लड़की उसे अपना हमदर्द समझकर उसके साथ चल देगी। वो शख्स उसे नशे का आदी बनाएगा और 1-2 हफ्तों बाद जब लड़की पूरी तरह से उसके चुंगल में फंस जाएगी तो वो उसे बेगाल के पीछे उन तारीक गलियों की जीनत बना देगा जहां लातादाद तवाइफें गाहकों की तलाश में भटकती रहती हैं। गॉर्डन को उस लड़की पर तरस आने लगा, मगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। पेरिस के रेलवे स्टेशन पर हर रोज इस तरह का कोई ना कोई खेल खेला जाता था। अल्फ्रेड मिलर दीवार के करीब कोने वाली मेज पर इस तरह बैठा हुआ था कि कैफे का रेलवे प्लेटफॉर्म और बुलेवार्ड डेड रूट की तरफ खुलने वाले दरवाजे उसकी निगाहों में थे। उसके तकरीबन 5 गज बाएं तरफ किचन का दरवाजा था। मुतअद्दिद वेटर ग्राहकों के ऑर्डर पूरे करने के लिए बड़ी इजलत में उस दरवाजे से आ जा रहे थे। गॉर्डन हुजूम में रास्ता बनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। गॉर्डन को अच्छी तरह याद था कि एक मर्तबा पैट्रिक ने उसे जासूसी की टेक्निक समझाने की कोशिश की थी। मुलाकात हमेशा पुरहुजूम जगहों पर होनी चाहिए। कैफे, रेलवे स्टेशन और रेस्टोरेंट्स इस मकसद के लिए बेहतरीन जगह साबित होती हैं। बैठने के लिए हमेशा दीवार के साथ वाली सीट मुंतखब करनी चाहिए ताकि ना सिर्फ पुश्त की तरफ से किसी किस्म का खतरा ना रहे बल्कि आमदोरफ्त के रास्ते भी नज़रों में रहें। फरार के रास्तों का इंतखाब पहले ही से करना चाहिए। टॉयलेट, सर्विस एंट्रेंस और किचन वगैरह इस मकसद के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। गॉर्डन के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अल्फ्रेड ने गालबन इन तमाम बातों का ख्याल रखा था। अल्फ्रेड के सामने कॉफ़ी का कप रखा हुआ था जिसे गालबन अभी तक छुआ नहीं गया था। उसके दोनों हाथ मेज पर थे और आंखें ऐनक के तारीक शीशों के पीछे छुपी हुई थीं। उसके जिस्म पर हस्बे मामूल स्याह लिबास था। गॉर्डन को यकीन था कि अल्फ्रेड के लिबास में कहीं ना कहीं कोई रिवॉल्वर या पिस्तौल जरूर पोशीदा होगा, क्योंकि कैफे के हॉल में गर्मी के बावजूद उसने कोट पहन रखा था। हेलो अल्फ्रेड, गॉर्डन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। जवाब में अल्फ्रेड ने महज सर हिला दिया था। हाथ मिलाने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। गॉर्डन ने कुर्सी घसीट कर बैठते करीब से गुजरने वाले वेटर को रोककर अपने लिए कॉफी का ऑर्डर दे दिया। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, अल्फ्रेड ने हल्की सी आवाज में कहा।
لیکن اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ گارڈن اپنے آپ میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ اب یہ ویٹر تمہارا چہرہ یاد رکھے گا۔ تمہاری طرف سے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے تمہاری طرف متوجہ ہو سکیں۔ گارڈن سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ پہلی مرتبہ اکیلے میں الفریڈ سے ملا تھا اور الفریڈ کا تنبیہی انداز اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ الفریڈ پیٹرک سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بھی اگرچہ بے رحم اور سنگ دل تھا، لیکن اس میں بہرحال کسی حد تک انسانیت تھی، جبکہ الفریڈ بھیڑیے کی فطرت کا مالک تھا، سرد مزاج اور اپنے ہی خول میں رہنے والا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور ماضی میں اس کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ وہ کئی ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتا اور پھر اچانک ہی گروہ کی کسی میٹنگ میں سامنے آ جاتا، لیکن گارڈن یہ بھی جانتا تھا کہ اس گروہ میں احکامات اسی کے چلتے تھے اور پیٹرک بھی اس کا احترام کرتا تھا۔ پیٹرک بھی اس کی ذہانت کا معترف تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ منصوبہ بندی میں الفریڈ کا کوئی ثانی نہیں۔ گارڈن کے خیال میں کسی انقلاب کے لیے ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہو گارڈن؟ الفریڈ نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ میں نے تمہارے لیے ایک کام نکالا ہے، لیکن اس مشن میں تم اکیلے نہیں ہوگے، کچھ اور آدمی بھی تمہیں سپورٹ کریں گے، لیکن تمہاری ملاقات ان میں سے چند ایک سے ہی ہوگی، باقی پس پردہ رہیں گے۔ اس مشن کے لیے تمہیں فرانس سے باہر جانا ہوگا۔ روانگی سے پہلے ہماری ایک اور ملاقات بھی ہوگی جس میں تمہیں بریفنگ دی جائے گی، لیکن منصوبے کی بعض اہم باتیں میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ الفریڈ نے خاموش ہو کر جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ آپریشن جس کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے یروشلم میں پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ کیا؟ گارڈن کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کیا تم مجھے میرے ہی لوگوں کے خلاف؟ آہستہ بولو۔ الفریڈ کے حلق سے گراہٹ سی نکلی۔ اس نے اپنا ہاتھ گارڈن کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی۔ اس نے گارڈن کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں تمہیں تمہارے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ ایک بات ذہن نشین رکھو کہ ہمارا یہ آپریشن بالکل پرامن ہوگا، کوئی گولی نہیں چلے گی، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ گارڈن نے اپنا ہاتھ پیچھے لیا اور الفریڈ کے چہرے کو گھورنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم یہودی ہو، میں تمہارے عقیدے اور اپنے لوگوں سے تمہارے لگاؤ کا احترام کرتا ہوں۔ میں تمہیں اسرائیل یا یہودیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا۔ اس معاملے میں تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ گارڈن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ الفریڈ نے بات جاری رکھی، لیکن تم میری اس رائے سے اتفاق کرو گے کہ اسرائیل ان دنوں سامراجی پالیسی پر گامزن ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ اسرائیل نے یروشلم پر طاقت کے بل بوتے پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ فلسطین کو آزادی دینے کے حق میں نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ لاکھوں اعتدال پسند یہودی اسرائیل کی اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ ہاں، لیکن پی ایل او جنونیوں اور قاتلوں کا ٹولہ ہے، جبکہ ہم فریڈم فائٹرز ہیں، اور تمہیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جواب میں گارڈن نے بہرحال یہ اعتراف کر لیا کہ پی ایل او اور فریڈم فائٹرز میں ایک بنیادی فرق موجود تھا۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ تمام فلسطینی جنونی نہیں ہیں، اور تم اس بات سے بھی انکار نہیں کرو گے کہ انہیں بھی رہنے کے لیے ایک ایسی سرزمین چاہیے جسے وہ اپنا وطن کہہ سکیں۔ ہاں، گارڈن نے اعتراف کیا، یہودی کسی کی اس ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے جس سے وہ خود صدیوں تک محروم رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ الفریڈ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہودیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے کاز کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا خون بہا ہے ان کا، اس لیے میں مشرق وسطیٰ میں مزید خون ریزی کے حق میں نہیں ہوں۔ اس مقصد کے لیے جنوبی امریکہ اور آئرلینڈ جیسے ممالک کا تو انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اسرائیل کا نہیں۔ یہ قوم تو پہلے ہی ادموئی ہو رہی ہے۔ گارڈن کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ اس گفتگو سے الفریڈ کے بارے میں اس کے نظریات ایک دم بدل گئے تھے۔ اب وہ پہلے کی طرح بے رحم اور درندہ فطرت کا مالک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا کافی کا کپ اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم خون ریزی کے بغیر بھی اپنا مقصد پا سکتے ہیں، اور یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہوگی۔ الفریڈ نے کہتے ہوئے اینک اتاری، اسے ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور دوبارہ ناک پر جما لی۔ گارڈن اس کی آنکھوں کی ایک جھلک ہی دیکھ سکا تھا جس میں اسے ہلکی سی زردی نظر آئی تھی۔ ہم 1,00,000 فلسطینیوں کے ساتھ یروشلم میں ایک پرامن مارچ کے مظاہرے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ الفریڈ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے جملہ مکمل کر دیا۔ گارڈن دیر تک کچھ نہیں بولا، اور جب الفریڈ کی بات کا مفہوم اس کی سمجھ میں آیا تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، 1,00,000 فلسطینی؟
इस हजूम में अगर किसी ने कोई शरारत कर दी या पुलिस से तसादम हो गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। अगर मुजाहिरे के इंतजामात पर कड़ी गिरफ्त रखी जाए तो ऐसा नहीं होगा। एल्फ्रेड का लहजा पुरसुकून था। और अगर इस मार्च की क़ियादत औरतें और कमसिन बच्चे कर रहे हों तो मुझे यकीन है कि ना तो मुजाहिरीन में से कोई शख्स गड़बड़ की कोशिश करेगा और ना ही पुलिस कोई हमाकत करेगी। हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि मुजाहिरीन में से किसी के पास किसी किस्म का असलहा ना हो। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के मुतल्लिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।